आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज आपको शायर जोश मलियावादी की ये धोखे की कहानी क्यों सुनाई। दरअसल जोश मलियावादी ने हिंदुस्तान से गद्दारी करके पाकिस्तान जाने की जो वजह बताई थी वो थी उर्दू। जी हां, जोश मलियावादी ने कहा था कि मैं पाकिस्तान इसलिए जा रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान में उर्दू खत्म हो रही है। दरअसल आप और हम उर्दू को एक भाषा समझते हैं जिसके कई शब्दों का इस्तेमाल आप और हम रोज करते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि उर्दू जुबान गंगा जमनी तहजीब की निशानी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। 1947 में जिन वजहों से पाकिस्तान बना उनमें से एक वजह उर्दू भी थी और 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े होने की वजह भी उर्दू ही थी। उर्दू बोलने वाले जिन्ना और लियाकत अली ने बंगाली बोलने वाले पूर्वी पाकिस्तान पर जब उर्दू थोपी तो बगावत की ऐसी चिंगारी फूटी कि उसका अंजाम बांग्लादेश के तौर पर सामने आया। असल में आज़ादी के पहले इस देश के कुछ कट्टर मुसलमानों ने देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी पर भी फारसी लिपि में लिखी जाने वाली उर्दू थोपने की कोशिश की थी। फारसी लिपि में लिखी जाने वाली उर्दू ना तो आम हिंदुस्तानियों की भाषा थी और ना ये उस वक्त के हुक्मरान अंग्रेजों की भाषा थी, लेकिन फिर भी उस दौर के कट्टर मुसलमान फारसी लिपि को पूरे देश पर इसलिए लादना चाहते थे कि उन्हें हिंदुत्व और हिंदू संस्कृति से नफरत थी। उस साजिश की जड़ें इतनी गहरी थी कि आज आप और हम और हमारे बच्चे हिंदी और अंग्रेजी में नहीं बल्कि फारसी में उल्टा लिख रहे होते हैं। मैं आगे आपको पूरी बात बताऊं उसके पहले मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं कि मैं यहां बोलने वाली भाषा की बात नहीं कर रहा बल्कि लिखने वाली भाषा यानी लिपि की बात कर रहा हूं। जैसे उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है और हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और जहां तक बोलने वाली आम भाषा की बात है तो हम इसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और यहां तक कि स्थानीय भाषा के शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, और ये पहले भी होता था। तो खैर, बात है 1837 की। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने इलाकों में फारसी की जगह उर्दू को सरकारी भाषा का दर्जा दे दिया। इसके बाद हुई 1857 की क्रांति और फिर चीजें तेजी से बदलना शुरू हो गई। 1868 में पहली बार वर्तमान उत्तर प्रदेश के इलाकों में हिंदी को सरकारी भाषा बनाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व किया महान साहित्यकार राजा शिव प्रसाद ने। उन्होंने 1868 में अंग्रेज सरकार को एक मेमोरेंडम दिया जिसमें उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान में आम लोग शायद ही कभी फारसी पढ़ते थे। आजकल की फारसी में आधी अरबी मिली हुई है। सरकार की इस नीति को विवेकपूर्ण नहीं माना जा सकता जिसने हिंदुओं को उनकी आर्य भाषा से वंचित कर दिया है। ना सिर्फ आर्य भाषा से बल्कि उन सभी चीज़ों से जो आर्य हैं, क्योंकि भाषा से ही विचारों का निर्माण होता है। इसमें कोई शक नहीं कि हर जगह हिंदी की सभी बोलियों में फारसी के शब्द काफ़ी पाए जाते हैं। भाषा का यह मिला जुला रूप ही उर्दू कहलाता है। मेरा निवेदन है कि अदालतों की भाषा में फारसी लिपि को हटा दिया जाए और उसकी जगह हिंदी लिपि यानी देवनागरी को लागू किया जाए। जैसा कि इस मेमोरेंडम की भाषा से साफ है कि उस दौर में हिंदुओं को उर्दू बोलने से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उर्दू को फारसी लिपि में लिखने से दिक्कत थी, और यही लिपि सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की जाती थी। चूंकि मुसलमान धार्मिक कारणों से फारसी लिपि को आसानी से समझ जाते थे, वहीं हिंदुओं को सरकारी नौकरी पाने के लिए जबरदस्ती फारसी सीखनी पड़ती थी। ब्रिटिश इतिहासकार फ्रांसिस रॉबिन्सन ने अपनी किताब सेपरेटिज्म अमंग इंडियन मुस्लिम्स में उस दौर के शिक्षा के आंकड़े दिए हैं, जिनके मुताबिक 1870-71 में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में 84% विद्यार्थी हिंदू थे और 15.9% छात्र मुस्लिम थे, जबकि कुल आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी करीब 25% थी। यानी साफ है कि उस दौर में आधुनिक शिक्षा के मामले में मुसलमान हिंदुओं से पिछड़े हुए थे। हिंदू युवाओं को ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती थी और सरकारी दफ्तरों में मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। इसकी इकलौती वजह थी फारसी लिपि में लिखी जाने वाली उर्दू। हिंदी के महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में उस दौर के हिंदू युवाओं का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। शुक्ला जी ने अपनी पुस्तक के पेज नंबर 236 पर लिखा है कि उस दौर में जीविका और मान मर्यादा के लिए उर्दू सीखना आवश्यक हो गया था। जो लोग उर्दू लिख पढ़ सकते थे वही शिक्षित कहलाते थे। शुक्ला जी के मुताबिक उस दौर में सरकारी भाषा में अरबी और फारसी के कठिन शब्दों का इस्तेमाल बढ़ने लगा था। इतना ही नहीं, फारसी लिपि में लिखी उर्दू की वजह से भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा था।
असल में उस दौर में सरकारी सम्मन यानी कोर्ट के नोटिस फारसी लिपि में भेजे जाते थे जो आम आदमी नहीं पढ़ सकता था। इसका फायदा सम्मन ले जाने वाला व्यक्ति उठाता था। जैसे गवाही के लिए भेजे गए सम्मन को गिरफ्तारी का सम्मन बताकर उससे पैसे वसूल लिए जाते थे। वहीं फारसी में लिखे सरकारी कागजों में धोखे से दस्तखत करवाना तो बहुत ही आम बात हो गई थी। सरकारी कागज पढ़वाने के लिए उस जमाने में प्रति पन्ना हिंदुओं को 8 आने और छोटी सी एप्लीकेशन लिखाने के लिए 1 रुपया देना पड़ता था। आज आपको ये रकम भले ही बहुत छोटी लग रही हो, लेकिन 150 साल पहले एक गरीब भारतीय के लिए ये रकम बहुत बड़ी थी। उर्दू फारसी के इस मकड़जाल के खिलाफ महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जमकर आंदोलन चलाया था। उर्दू फारसी का विरोध बढ़ता देख अंग्रेजों ने हंटर कमीशन की स्थापना की और इसी हंटर कमीशन को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने उर्दू फारसी की अंधेरगर्दी पर जबरदस्त प्रहार किया था। वो लिखते हैं कि यदि हिंदी अदालत की भाषा हो जाएगी तो सम्मन पढ़वाने के लिए 8 आने कौन देगा और साधारण सी अर्जी लिखवाने के लिए कोई 1 रुपये क्यों देगा। तब उर्दू पढ़ने वालों को ये मौका कहाँ मिलेगा कि वो गवाही के सम्मन को गिरफ्तारी का वारंट बता दें। सभी सभ्य देशों की अदालतों में उनके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग किया जाता है। यही भारत इकलौता ऐसा देश है जहां अदालती भाषा ना तो शासकों की मातृभाषा है और ना ही प्रजा की। यदि सरकार 2 सार्वजनिक नोटिस, एक उर्दू में और एक हिंदी में लिखकर भेज दे तो सरकार को आसानी से ये मालूम पड़ जाएगा कि प्रत्येक नोटिस को समझने वाले लोगों का अनुपात क्या है। यहाँ साहूकार और व्यापारी अपना हिसाब किताब हिंदी में रखते हैं। स्त्रियां हिंदी लिपि का प्रयोग करती हैं। पटवारी के कागज भी हिंदी में लिखे जाते हैं और गांवों में अधिकतर स्कूल हिंदी में शिक्षा देते हैं। आदरणीय भारतेंदु हरिश्चंद्र की इन बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वो इतने महान थे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा प्रदान की गई है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रथम प्रतिनिधि माना जाता है। उस दौर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी तर्कशीलता से हिंदी का पक्ष रख रहे थे, तभी उसी दौर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद उर्दू फारसी के पक्ष में कुटिल चालें चल रहे थे। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले एक वीडियो में बताया था कि सर सैयद हिंदुओं के प्रति गहरी नफरत से भरे इंसान थे। सर सैयद अंग्रेजों के पिट्ठू थे, लिहाजा उन्होंने अंग्रेजों को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों को एक दूसरे का दोस्त और हिंदुओं को काफिर दुश्मन बताते हुए लिखा कि हिंदी हिंदुओं की जुबान है जो बुत परस्त यानी मूर्ति की पूजा करने वाले होते हैं, जबकि उर्दू मुसलमानों की भाषा है जिनका अंग्रेजों के साथ मजहब का रिश्ता है, क्योंकि हम दोनों सामी यानी पैगंबरी धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन सर सैयद की कुटिल चाल कामयाब नहीं हुई। आदरणीय राजा शिव प्रसाद, महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की बदौलत हिंदी का आंदोलन सफल हुआ और साल 1900 में हिंदी और देवनागरी को भी अदालत की भाषा बना दिया गया। याद रखिए, अंग्रेजों ने फारसी उर्दू को हटाया नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ हिंदी देवनागरी लिपि को भी बराबरी का दर्जा दे दिया था। लेकिन उस वक्त के मुसलमानों को समानता का यह फैसला भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो तो पूरे हिंदुस्तान में फारसी और उर्दू को लादना चाहते थे। इस फैसले का क्या असर हुआ, इसका जिक्र मिलता है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिखी इस किताब खंडित भारत के पेज नंबर 136 पर, जिस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि कानपुर में अप्रैल 1900 में हिंदू मुस्लिम दंगा शुरू हो गया। इस दंगे के कुछ दिन पहले ही अंग्रेज सरकार ने अदालतों और दफ्तरों में हिंदी देवनागरी लिपि को लागू करने का फैसला लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम संघर्ष प्रारंभ हो गया। मई 1900 में अलीगढ़ में एक सभा हुई जिसमें नवाब मोहसिन उल मुल्क ने एक जोरदार भाषण में अंग्रेज सरकार से निवेदन किया कि वो हिंदी देवनागरी को लागू करने के अपने फैसले को वापस ले लें। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि हिंदी के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नवाब मोहसिन उल मुल्क कौन थे, जिनका जिक्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी किताब में किया है। दरअसल ये नवाब मोहसिन सर सैयद अहमद के खास दोस्त थे और उनकी मौत के बाद इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कमान संभाली थी। उस दौर में भी अलीगढ़ में हिंदी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। दरअसल तब से लेकर आज तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व से नफरत का रिश्ता निभा रहा है। खैर, बाद में
इन्हीं नवाब मोहसिन उल मुल्क और इनके हिंदी विरोधी साथियों ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की और इसी मुस्लिम लीग ने आगे चलकर देश के दो टुकड़े कर दिए। तो देखा आपने, एक फारसी उर्दू के प्रेम के चक्कर में हिंदुस्तान ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई। जावेद अख्तर जैसे उर्दू के कट्टर समर्थक इस भाषा को गंगा जमनी तहजीब बताते हैं। उन्होंने एक टीवी डिबेट में हाल में ही कहा था कि पंजाब में सारे लोग उर्दू बोलते थे, हिंदू मुसलमान सिख सारे लोग उर्दू बोलते थे। उनके मुताबिक उर्दू मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं की भी भाषा है, लेकिन लगता है कि उन्हें अपने अब्बा जान और मशहूर शायर जानिसार अख्तर की किताब हिंदुस्तान हमारा एक बार फिर पढ़ना चाहिए। इस किताब को अभी हाल ही में दोबारा छापा गया है। इस किताब में जानिसार अख्तर उर्दू के बारे में लिखते हैं कि मुसलमान सूफियों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए जो रास्ता निकाला वो स्थानीय बोलियों में तुर्की, अरबी और फारसी के शब्दों की मिलावट का था। यानी जावेद अख्तर साहब के वालिद जानिसार अख्तर एक तरह से मानते थे कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए उर्दू यानी मिली जुली भाषा का इस्तेमाल किया गया। वहीं जावेद अख्तर अपने पिता की लिखी इस किताब हिंदुस्तान हमारा के नए संस्करण की प्रस्तावना में लिखते हैं कि उर्दू तमाम भारतीय भाषाओं में सबसे अधिक तरक्की पसंद, उदार और धर्मनिरपेक्ष भाषा है। तो सोचिए, एक ही किताब के अंदर वालिद जानिसार अख्तर लिखते हैं कि उर्दू का इस्तेमाल इस्लाम के प्रचार प्रसार में हुआ और इसी किताब में उनके साहबजादे जावेद अख्तर फरमाते हैं कि उर्दू एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर भाषा है। जाहिर तौर पर उर्दू को लेकर इससे बड़ा कंफ्यूजन कुछ नहीं हो सकता। ये उसी तरह का कंफ्यूजन है जो जिहाद की परिभाषा को लेकर है। कोई कहता है कि जिहाद का संबंध आतंकवाद से है और कोई कहता है कि जिहाद का नाता अमन से है। खैर, उर्दू के शायरों, साहित्यकारों और इसे बोलने वाले चुनिंदा लोगों ने हमेशा से ये बात साबित करने की कोशिश की है कि उर्दू ज़हीन लोगों की भाषा है और हिंदी गंवार लोगों की बोली है। इसकी एक मिसाल है मशहूर साहित्यकार राही मासूम रज़ा की उपन्यास जिसका नाम है टोपी शुक्ला। इस उपन्यास का मुख्य किरदार टोपी शुक्ला है और वो उर्दू नहीं बोलता। उसका दोस्त इफ़न अपनी पत्नी सकीना से उसका परिचय करवाता है तो कहता है कि इसकी ज़बान पर हंसना मत, इसके घर में सब उर्दू बोलते हैं, बस यही अपनी दादी की जिद में गंवार बन गया। यानी राही मासूम रज़ा अपनी इस उपन्यास के जरिए बताते हैं कि एक दौर ऐसा भी था जब उर्दू ना बोलने वालों को गंवार समझा जाता था। ये और बात है कि जब इन्हीं राही मासूम रज़ा ने महाभारत सीरियल के संवाद लिखे तो इन्होंने हिंदी में माताश्री और पिताश्री जैसे आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। यानी इससे साफ होता है कि कोई भी भाषा गंवार नहीं होती। अपनी भाषा से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसे दूसरे पर लादना गुनाह है। इस देश के मुसलमानों ने यही किया। मुगलों के दौर में फारसी ला दी गई, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी यही कोशिश की गई और जब ये कोशिश कामयाब नहीं हुई तो पाकिस्तान बना दिया गया। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं। अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखरश्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।